अब मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही जुड़ी हुई एक और टर्म आती है सिलेबस में, जिसको हम कहते हैं पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। पॉलीडिस्पर्शन का मतलब क्या हुआ कि पॉलीडिस्पर्शन का मतलब वही हुआ कि जो शॉर्टेस्ट चेन है और जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कितना डिफरेंस रह रहा है मॉलिक्यूलर वेट में। तो हमें पता है अभी तक कि जो हमने देखा था कि एम एन बार की वैल्यू एम डब्ल्यू बार से स्मॉल होती है, हमने पहले लेक्चर में पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। तो अगर हमने पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स को डिफाइन करना होगा तो ये कह रहा है इट इज़ द मेजर ऑफ द ब्रॉडनेस ऑफ द मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पॉलीमर। अब हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसकी ब्रॉडनेस क्या है। जितना ज़्यादा स्मॉलेस्ट चेन में लॉन्गेस्ट चेन में डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा ब्रॉडनेस बढ़ेगी, जितना कम डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा शार्प पीक बनेगी वहाँ पे। तो पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स को ये कैसे डिफाइन कर रहा है, इट इज़ द मेजर ऑफ ब्रॉडनेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉलीमर। और इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ एवरेज मोलर मास टू द नंबर एवरेज मोलर मास, मतलब मास एवरेज मोलर मास और नंबर एवरेज मोलर मास। तो डी, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स को डिनोट करने का तरीका डी है, और एम डब्ल्यू बार और एम एन बार की जो रेशो बनेगी दैट इज़ इक्वल टू डी। अब यहाँ पे थोड़े से जो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दे के क्लैरिफाई करने की कोशिश की, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज़ बीइंग सेड दैट इफ़ अ पॉलीमर इज़ मोनोडिस्पर्स, जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर पॉलीमर आइडियल है और उसके जितने भी उसमें पॉलीमेरिक चेन्स बन रही हो इक्वल लेंथ की है, तो उस केस में जो एम डब्ल्यू बार है वो एम एन बार के बराबर होगा, और ये जो डी की वैल्यू एज सच इट विल बिकम इक्वल टू 1। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो आइडियल पॉलीमर है या जो हमारे स्मॉल मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स हैं उनके लिए डी की वैल्यू यानी पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 रहती है। अब ये कह रहा है कि अगर हम बहुत अच्छा कंट्रोल लेके चलें, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि तो आइडियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट कोई भी पॉलीमर आइडियल नहीं है। हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा आइडियलिटी के क्लोज पहुंच सकते हैं, बट हम इसकी परफेक्शन नहीं अचीव कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये कह रहा है द बेस्ट कंट्रोल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स हैव दिस रेशो और पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स वैल्यू इक्वल टू 1.02 और 1.1। तो अगर हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड और कंट्रोल्ड कंडीशन में पॉलीमराइजेशन करें तो हम 1.0 और 1.1 वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। 1 हम फिर भी कंप्लीट 1 हम फिर भी अचीव नहीं कर रहे वहाँ पे। तो कब का एग्जांपल है जब हम बहुत बेस्ट एफर्ट करके पॉलीमर की सिंथेसिस कर रहे हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस गिव्स वैल्यू ऑफ एम डब्ल्यू बार टू एम एन बार इक्वल टू 2। वेर एज द चेन रिएक्शन जहाँ पे फ्री रेडिकल्स के थ्रू पॉलीमराइजेशन हो रही है, आपने पढ़ा होगा काइनेटिक्स वाले चैप्टर में, अगर नहीं पढ़ा तो भी आप पढ़ेंगे, मैडम आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो वैल्यू रहेगी एम डब्ल्यू बार बाई एम एन बार की वैल्यू वो 1.5 से लेकर 20 तक वेरी करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेन रिएक्शन में पॉलीमर बन रहे हैं उसका जो पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स की वैल्यू हाई है, और हाई होने का मतलब है कि उसमें जो होगा ब्रॉडनेस रहेगी मॉलिकुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि जितनी ज़्यादा डी की वैल्यू हाई होगी उतनी ज़्यादा ब्रॉडनेस आपको उस कर्व में मिलेगी वहाँ पे। ये इसका मतलब था। तो अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स के एवरेज मॉलिकुलर वेट्स की बात की थी, लाइक एम एन बार, एम वी बार, एम डब्ल्यू बार वगैरह वगैरह। तो अब हमने क्या करना है कि इन मॉलिकुलर वेट्स को डिटरमाइन करने के मेथड भी फाइंड आउट करने हैं। कि अब हम जैसे हमने कहा कि नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट होता है या फिर वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट होता है, तो उसको फाइंड आउट करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो उसके लिए 2-3 मेथड यहाँ पे मेंशन्ड है, और एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन निकल के आता है कि वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो है, एक ऑप्शन होगा एंड ग्रुप एनालिसिस, विस्कोमेट्री डिटर्मिनेशन, लाइट स्कैटरिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप देख रहे हैं कि जो बाकी के मेथड हैं वो सभी एम एन बार को यानी कि नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। सिर्फ लाइट स्कैटरिंग वाला एक ऐसा मेथड है जो वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट को फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका आंसर होगा लाइट स्कैटरिंग। तो अब ये मेथड जो है हम एक एक करके स्टडी करना शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ एंड ग्रुप एनालिसिस की बात करेंगे, यानी कि फर्स्ट मेथड जो है, और इससे जैसा कि यहाँ शो किया हुआ एम एन बार की वैल्यू निकलेगी नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट की। तो मैं थोड़ी सी जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी वो बनाने की कोशिश करूँगा आपके माइंड में। अब इसमें पहले मेथड से ही क्लियर हो रहा है नाम से कि इसका क्या मतलब हुआ एंड ग्रुप एनालिसिस। एंड ग्रुप का मतलब हुआ कि ये उन पॉलीमर्स के केस में इफ़ेक्टिव है जहाँ पे
जो उनकी चेन्स एंड होती हैं, जैसे पॉलीमर का एक एंड हुआ, एक एंड से होकर दूसरी एंड जो चेन बनी उसका दूसरा एंड होगा, वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। अब अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको बताया जाएगा कि एक चेन पॉलीमर्स होते हैं, एक कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। तो जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, फंक्शनल ग्रुप के एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग के थ्रू बनते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आपस में इंटरेक्ट करते रहेंगे और एक पॉलीमरिक चेन्स बनती रहेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे चेन टर्मिनेट होगी वहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और क्योंकि चेन के दो एंड है तो दोनों एंड्स पे एक एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इसको कहते हैं एंड ग्रुप एनालिसिस, यानी कि जो चेन के एंड्स पे फंक्शनल ग्रुप है उनका हमने पता लगाना है, और वहाँ से हमने फिर एम एन बार यानी कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि एंड ग्रुप में कितनी कंसनट्रेशन है फंक्शनल ग्रुप्स की, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम कोई केमिकल मेथड यूज़ कर रहे होंगे। जैसे लिखा है द कंसनट्रेशन ऑफ एंड ग्रुप इज़ डिटरमाइंड बाय केमिकल मेथड्स लाइक टाइट्रेशन वगैरह। तो जैसे अगर वहाँ पे एसिडिक ग्रुप है तो हम बेस के साथ टाइट्रेशन करके पता कर रहे होंगे कि कितने एसिडिक ग्रुप अवेलेबल हैं। अगर बेसिक ग्रुप है तो हम एसिडिक के साथ टाइट्रेशन करके पता कर रहे होंगे कि कितने बेसिक ग्रुप है वहाँ पे। अब यहाँ से जब इसकी एक्चुअल कंपोजिशन आ जाएगी कि कितने एंड ग्रुप्स प्रेजेंट थे, तो फिर एक फार्मूला जो गिवन है उसके हिसाब से हम इसकी कैलकुलेट कर रहे होंगे एम एन बार की वैल्यू। तो फार्मूला क्या है, हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पॉलीमर पर ग्राम, यानी कि हम 1 ग्राम सैंपल वे करेंगे और उसमें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की उस 1 ग्राम में कितने मोल्स ऑफ पॉलीमर प्रेजेंट थे। तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ एंड ग्रुप। ये मोल्स ऑफ एंड ग्रुप कहाँ से आएगा, जो हमने टाइट्रेशन की होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई टर्मिनल ग्रुप किसी पॉलीमर का कार्बोक्सिलिक है तो हम टाइट्रेशन से फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्रेजेंट थे वहाँ पे, डिवाइडेड बाई सैंपल मास। सैंपल मास यानी कि अगर हमने 10 ग्राम पॉलीमर लिया तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, टोटल अगर हमने 1 ग्राम लिया तो हम 1 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से जो रेशो बन के आएगी वो देगा हमें मोल्स ऑफ द पॉलीमर पर ग्राम। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि क्या हो रहा है। अब हम यहाँ तक तो हमारा कैलकुलेट होगा, लेकिन हमारा एम क्या है, एम एन बार की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो एम एन बार कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वैल्यू यहाँ पे निकली है उसको यहाँ डिनोमिनेटर में लेके, मतलब 1 डिवाइडेड बाई दैट वैल्यू जो यहाँ से आई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीमर पर ग्राम। तो यहाँ से जो 1 डिवाइडेड बाई दिस फैक्टर जो आएगा दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो ये एक तरीका है, नंबर बड़ा सिंपल सा मेथड है, एटलीस्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि करते कैसे। तो इसमें क्या किया कि जो पॉलीमरिक चेन्स के एंड ग्रुप है उनके पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए, फिर हमने जितने पॉलीमर का वेट लिया था, मान लो अगर 10 ग्राम यूज़ किया था तो उससे उसको नंबर ऑफ मोल जो निकले थे उसको डिवाइड किया, वहाँ से आ गया मोल्स ऑफ पॉलीमर पर ग्राम। ये जो नया फैक्टर निकला उसको हमने 1 डिवाइडेड बाई वो फैक्टर करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। बड़ा सिंपल सा मेथड है ये एंड ग्रुप एनालिसिस। तो ये आपको आना चाहिए, इस पर नोट लिखने को आता है पेपर में। अब नेक्स्ट है कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है मेथड की, क्योंकि बाकी और भी मेथड एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट मेथड नहीं है। ये परफेक्ट मेथड क्यों नहीं है, क्योंकि लो सेंसिटिविटी फॉर लॉन्गर पॉलीमेरिक चेन्स। अगर छोटी छोटी पॉलीमेरिक चेन्स है या इंटरमीडिएट साइज़ की पॉलीमेरिक चेन्स है तो ये मेथड इफेक्टिव हो सकता है, बट अगर बहुत लंबी लंबी पॉलीमेरिक चेन्स होंगी तो वहाँ पे इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सही नहीं रहती है, तो इसकी डिसएडवांटेज आ गई। दूसरी इसकी बड़ी डिसएडवांटेज है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ द पॉलीमर इज़ रिक्वायर्ड। तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलीमर इसमें यूज़ होता है, क्योंकि हम रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन के साथ साथ टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो टाइट्रेशन में पॉलीमर कंज्यूम होता जा रहा है। तो पॉलीमर का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा चाहिए एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो ये वाला मेथड था। अब अगले लेक्चर में हम विस्कोमेट्री वाला और बाकी के मेथड भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी तक जितना आपको पढ़ाया है आप अच्छे से इसको क्लियर कर लें, नोट्स बना लें, और अगर कोई आपके डाउट्स है तो इसी स्टेज में वो क्लियर हो जाने चाहिए, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए किसी भी तरह से।